Hello students, I'm going to teach you physics, especially plus 2 physics. We have already started with the unit 2nd and chapter 1. We have learned so many topics in last lecture, and we have started a topic types of current. You can see here there are two types of current, AC and DC. So we have already learned about AC, but we will again start from AC. That is, what is AC? It is alternating current and DC is direct current. So AC में हमने लास्ट जो पढ़ा था वो था कि अगर AC में AC alternating current है, that means it change polarity. It change polarity. और यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें करंट का विद टाइम, तो ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, तो इसे हम एसी कहेंगे। पोलैरिटी को चेंज करना, रिवर्स करना पीरियोडिकली, मतलब हर एक इक्वल इंटरवल के बाद अगर वो अपने आप की पोलैरिटी को चेंज करता है, इक्वल टाइम में अगर वो अपने आप की पोलैरिटी को चेंज करता है तो वो एसी करंट है। अगर हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी की दो टाइप हैं, स्टडी करंट एंड वेरिएबल करंट। तो डीसी इज़ डायरेक्ट करंट, ये डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट से मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फील्ड में रहेगा, मतलब हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो उसके ग्राफ के कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये सिर्फ पॉजिटिव पार्ट में रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ एक ही टाइप होती है, जैसे सिर्फ प्लस टाइप का ही करंट रहता है, नेगेटिव नहीं होती, पोलैरिटी इसमें कंसीडर नहीं की जाती, ये सिर्फ पॉजिटिव फील्ड में ही रहता है। इट इज़ डिफाइंड एज इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद द टाइम। अगर ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता तो स्टडी करंट के लिए अगर हम बात करें, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप। और अगर करंट का ग्राफ इस तरह से बनता है तो ये हमारा स्टडी करंट हो जाएगा। और अगर हम बात करें वेरिएबल करंट की, तो वेरिएबल करंट वो रहेगा पॉजिटिव में बट होगा वो वेरिएबल, ये स्ट्रेट लाइन ना होकर वो वेरिएबल हो जाएगा। वो इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, इनमें से कोई भी टाइप हो सकती है। और वो सिर्फ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही रहेगा, वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। और पॉजिटिव में वो किसी भी अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है। यहाँ पे स्टडी में क्या था, वो सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। वेरिएबल में वो वेरी कर रहा है बट वो नेगेटिव पार्ट में नहीं जा रहा। दिस इज़ द डायरेक्ट करंट। सबसे समझने वाली बात ये है कि जो एसी करंट है वो लॉन्ग रेंज होता है। डिफरेंस की अगर बात आए, और ये शॉर्ट रेंज, मतलब नॉट लॉन्ग रेंज, ये शॉर्ट रेंज पे बात करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि एसी करंट हमारे घर पे यूज़ होता है जहाँ कहीं और यूज़ होता है। अब हम थोड़ा कंपेयर करेंगे इन दोनों को। जो करंट हमारे घर पे यूज़ हो रहा है, जो पीछे से हमें वोल्टेज आ रही है, दैट इज़ एसी। और जो करंट हम मोबाइल में स्टोर करते हैं, मतलब जिस करंट को स्टोर किया जाता है, ये जो आपका डीसी करंट है, इसको स्टोर करके उसको चेंज किया जाता है, मतलब एसी में एसी करंट को चेंज किया जाता है डीसी में। जब डीसी करंट को स्टोर करना हमारे लिए इजी रहता है, क्योंकि ये वो करंट है जिससे हमें शॉक नहीं लगता। ये एसी करंट ये डेंजर होता है, ये डेंजर नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, मोबाइल फ़ोन जो चार्जर है, वो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि अगर उसकी पिन को पकड़ लिया जाए पीछे से ऑन करके तो हमें करंट नहीं लगता। रीज़न इज़ मोबाइल फ़ोन का जो अडाप्टर होता है जो टॉप पे, और उसके बाद उसकी वायर जो है जिससे आप चार्ज करते हो, अडाप्टर का काम क्या होता है, वो आप डायरेक्ट उस करंट से कनेक्ट कर रहे हो जो आपके घर पे सप्लाई आ रही है। आपकी घर की सप्लाई है वो एसी है, मान लो ये एसी करंट है जो आपके घर पे यूज़ हो रहा है। यहाँ घर के अंदर एक शू पॉइंट है, उस शू पॉइंट पे आपने अपना चार्जर कनेक्ट कर दिया। अब ये तो एसी करंट है, चार्जर में एसी करंट आ रहा है। अब जब वायर आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो जो मोबाइल है वो डीसी करंट ले रहा है,
तो ये कैसे डीसी आया, जो यहाँ पे एडाप्टर है ये एसी को कन्वर्ट करता है, यहाँ पे कन्वर्जन का काम होता है, कन्वर्ट करा है वो एसी को डीसी में। जब एसी डीसी में कन्वर्ट होती है तो वो किसकी हेल्प से होती है, उसके अडॉप्टर की हेल्प से होती है। तो वो क्या करेगा, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देगा डीसी में, और जो मोबाइल उसको स्टोर कर लेगा। और मोबाइल में जो करंट स्टोर होता है वो हमारे लिए डेंजर नहीं होता, इट इज़ वेरी इजी टू होल्ड। ठीक है, हमें उसको, जैसे आपके लैपटॉप हो गए, मोबाइल हो गए, ये सब चीज़ें हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, इनमें करंट का कोई डर नहीं होता। सो डीसी डेंजर नहीं है, एसी डेंजर है। ये शॉर्ट रेंज है, इसीलिए मोबाइल और चार्जर की वायर्स बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, बट जो एसी वायर्स होती हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, वो एक सिटी से कनेक्शन चलता हुआ दूसरी सिटी में जा सकता है आपके ट्रांसफार्मर की हेल्प से। आप बहुत सारी वायर्स ऐसी देखते हो रोड साइड पे जो कनेक्टेड होती हैं पिलर्स पे, और वो लॉन्ग रेंज करंट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये लंबे रास्ते में, मतलब लॉन्ग वायर्स में ये कॉन्टीन्यूसली सेम वैल्यू पर ही चलता है, ये वेस्टेज नहीं होता, बट ये टाइम के साथ अपने आप को डंप कर देता है, ख़त्म कर देता है। जितनी लंबी वायर होगी दूसरे एंड तक उसके करंट की वैल्यू उतनी कम रहेगी। तो ये था हमारा एसी और डीसी करंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। देखो डेंसिटी के बारे में सबको पता है, बट अब जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है करंट डेंसिटी। मतलब अब हमें डेंसिटी तो पढ़नी है, बट अब करंट के लिए डेंसिटी पढ़नी है। वैसे तो आप डेंसिटी क्या पढ़ते हो, आप डेंसिटी के बारे में पढ़ते हो कि आप, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कि एक गिलास है और उसमें आपने एक स्पून जो शुगर उसमें मिला दी, मिक्स कर दी। जब उस गिलास में जो पानी था वो विदाउट शुगर चेक करो तो वो कम डेंसिटी है, बट अगर आप उसमें एक शुगर ऐड कर देते हो, एक स्पून की जगह पे 2 स्पून 3 स्पून, मतलब इस तरह से उसमें चीनी जो शुगर है वो इंक्रीज़ कर रहे हो उसकी क्वांटिटी, तो टाइम के साथ उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब उस गिलास में से आप, जब उसकी डेंसिटी आपने इंक्रीज़ कर दी है, सारी शुगर उसमें मिक्स हो चुकी है, तो अब आप उस पूरे गिलास में से अगर सिर्फ एक ही स्पून लिक्विड का बाहर निकालते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो स्पून एक है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ऑल ओवर लिक्विड की डेंसिटी सेम रहती है, चाहे उसमें स्मॉल पार्ट की बात हो रही है, चाहे वो पूरे ग्लास की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी हम डेंसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो मैंने अभी डेंसिटी की एग्जांपल दी है, ये सिंपल एग्जांपल है जो हम बचपन में पढ़ते आते हैं। पर अब जो करंट डेंसिटी है उससे हम बात करेंगे कि इट इज़ द डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ करंट पासिस थ्रू पर यूनिट एरिया। अब देखो, पहली बात तो करंट डेंसिटी जो है वो जे से डिनोट की जाती है। बहुत सारी बुक्स कुछ और भी लेते हैं इनकी टर्म्स, बट हम जे से ही बात करेंगे। तो करंट डेंसिटी जे है, इट इज़ द करंट पासिस थ्रू पर यूनिट एरिया। यहाँ से डेफिनेशन बन जाएगी आपकी, करंट पर यूनिट एरिया। तो एक तो बात है कि करंट जो है वो पहले पास करेगा, पर पास कहाँ से करेगा, पर यूनिट एरिया से पास करेगा। दिस इज़ द करंट डेंसिटी, मतलब एक यूनिट एरिया में कितना करंट पास कर रहा है वही उसकी डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। अब हमें इसकी ऐसे यूनिट की बात करें तो करंट हमारे पास एम्पियर होता है, एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है, तो J की ऐसा यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर -2। तो ये सबको याद रखना है। अब यहाँ पे इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इट इज़ द सेम डायरेक्शन, इट हैज़ द सेम डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। जो डायरेक्शन इस करंट की होगी वही डायरेक्शन जे की होगी। अब मैंने कल आपको बताया था करंट, जो कन्वेंशनल करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। दैट मीन्स आपका जो जे है वो भी क्या करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। डायरेक्शन इसकी आती है और ये हमारे पास वेक्टर टर्म हो जाती है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि जे हैज़ द सेम डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब बात आ रही है कि अगर हम स्मॉल करंट पे बात करें, लार्ज करंट पे बात ना करते हुए स्मॉल करंट, मतलब हमने कहा कि मेरे पास ये 1 यूनिट एरिया 1/1, मतलब ये साइड है, ये एक एरिया है, इसकी ये साइड भी 1 है, ये साइड भी 1 है, ये एक स्क्वायर फॉर्म है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, आउटर आ रहा है इसमें से। ठीक है, तो मैं ऐसे क्रॉस कर देती हूँ कि मतलब इसमें से करंट इस एरिया में से क्रॉस कर रहा है। 1/1 का एरिया हो गया, 1 × 1 = 1 मीटर स्क्वायर।
अब मुझे इतने बड़े एरिया पे बात नहीं करनी है, मुझे बात करनी है सिर्फ इसके स्मॉल से एरिया पे। इतने बड़े एरिया को हम कैंसिल आउट कर देंगे, हमने सिर्फ इतना सा सिलेक्ट किया है और इतने से एरिया में देखेंगे कितना करंट जा रहा है और उस करंट में कितनी करंट डेंसिटी है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि पूरा गिलास पानी का भरा हुआ जिसमें आपने चीनी घोल दी है और वो उसका एक डेंसिटी इक्वल हो गई है। अब उसमें से आप एक गिलास एक चम्मच उसमें से सोल्यूशन बाहर निकाल लो और अब चेक करो कि उसकी डेंसिटी क्या है, तो वो अलग नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी। सेम हम वही चेक करने वाले हैं कि हमारे पास एक एरिया है और पूरे एरिया पे बात नहीं करने वाले हैं। अब हम छोटे से एरिया पे बात करेंगे और अब छोटा सा एरिया ds सेलेक्ट कर लिया और अगर वो एरिया स्मॉल है तो उसमें से करंट भी स्मॉल फ्लो करेगा, दैट इज़ di। तो हमारे पास क्योंकि डेंसिटी तो सेम ही रहती है, चाहे स्मॉल पे बात करो चाहे लार्ज पे बात करो, तो J इज इक्वल टू di/ds। ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करना क्या है, इसको डी को इधर रहने दिया, जी और डी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर स्मॉल एरिया में इतना करंट है तो मुझे बाकी को अब सॉल्व नहीं करना, मुझे डायरेक्ट इसी से ही पता करना है कि पूरे एरिया में कितना करंट है। तो मैंने क्या कर देना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने पर जब डी आई की इंटीग्रेशन होगी वो तो रहेगी आई और जे डी एस, इसको एज इट इज़ ही हम रख देते हैं क्योंकि ये बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज़। इनको अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये मैग्नीट्यूड टर्म में रहते हैं, अब देखो बहुत बार बच्चों को इस चीज़ की प्रॉब्लम रहती है कि कभी JDS लिख दिया जाता है। बहुत ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ इसी की बात ही कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे आपके जहाँ लास्ट यूनिट में आपके ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ पे उसको कभी मैग्नीट्यूड टर्म में लिखा जाता है, कभी वेक्टर टर्म में लिखा जाता है। डॉट जब वेक्टर टर्म होगी तो बीच में डॉट लगेगा। मैग्नीट्यूड टर्म का मतलब है कि डॉट खत्म हो चुका है, हम उसको सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये होता है। और कॉस थीटा अगर ख़त्म हो चुका है ए डॉट बी की जगह अगर हम सिर्फ ए बी लिख रहे हैं, दैट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1। और ये कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब आएगी, जब आपका थीटा 90 डिग्री है। इसका मतलब जब आप इसकी जगह पे ये चीज़ लिख रहे हो एट दैट टाइम थीटा क्या है, 90 डिग्री। और उस टाइम पे जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो उस टाइम आप डॉट को कन्वर्ट कर सकते हो सिंपल एक मैग्नीट्यूड टर्म में। तो यहाँ से आपके पास एक और फॉर्मूला बन जाता है करंट का, दैट इज़ इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस। ये आपको अगर क्वेश्चन आए या उस तरह से पूछा जाए तो ही आप करोगे, अदरवाइज आप एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सब लिख सकते हो। जब आपको करंट डेंसिटी की डेफिनेशन 2 और 3 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो आप इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, सो अब थोड़ा सा हम फॉर्मूला के ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करवाने वाली हूँ, मेरा ज़्यादा कोशिश है आपके टॉपिक्स पे और रिलेटेड न्यूमेरिकल से। ठीक है, सो इसमें न्यूमेरिकल्स में क्या है, आप लोगों ने पढ़ा कि हमने जो कल से मतलब लास्ट लेक्चर से और आज लेक्चर में कि I इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी, हमने बोला क्यू जो है वो चार्ज है और क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना हो तो क्यू की वैल्यू हमारे पास NE हो जाती है, दैट डिवाइडेड बाय टी। अब N क्या, नंबर ऑफ चार्ज, आपके वो चार्जेस हैं वो उनकी क्वांटिटी के लिए बोला जाता है, दैट इज़ N। कई बार हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं, वहाँ पे कॉम्बिनेशन आ जाता है उस चार्ज का कि आपके नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं, जैसे प्रोटॉन आपके 10 हैं, इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो अब फाइंड आउट करो टोटल करंट। तो क्या करोगे, ऐसे केस में आप जो n है मतलब n इज़ सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस टाइम पे आप किस तरह से लिख सकते हो, आप I को लिख सकते हो I इज़ इक्वल टू n इंटू ई की जगह, अब n की जगह क्या आ गया, एन पी प्लस एन ई और इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में। ये नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उस सर्कल का रेडियस r है। जब वो रिवॉल्व कर रहा है वो v वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, तो वो कितने टाइम पीरियड में रिवॉल्विंग ले रहा है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है। अब अगर वो सर्कुलर है तो वेलोसिटी हो जाएगी 2πr, क्योंकि हमारे पास तो रेडियस भी है, डिस्टेंस इतना ही है ना, एक सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है 2πr। अब एक सर्कल है तो एक सर्कल का कंप्लीट टाइम जो होता है वो हमेशा टाइम पीरियड कैपिटल टी के इक्वल होता है। कैपिटल टी क्या हो जाएगा 2πr/v हो जाएगा। और यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि वो ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक ही सर्कल कंप्लीट कर रहा है, नंबर ऑफ सर्कल वो रिवॉल्व करेगा। अब वो कितनी फ्रीक्वेंसी ले रहा है, तो नंबर ऑफ सर्कल्स का मतलब होता है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो उस टाइम पे अगर फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है तो फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज डिनोट्स विथ न्यू इक्वल टू 1/T। एवरीवन नोस कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/T, और टी की वैल्यू तो हमारे पास ये है, इसका मतलब ये रिवर्स में चली जाएगी, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2πr। ओके, तो ये आ गया क्लियर। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारी यूज़ होंगी। अब आपके पास आ जाता है कि इन शॉर्ट ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या बात की मैंने, इलेक्ट्रॉन्स 2 × 10⁵ वो पास कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड द पॉइंट बी। हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं कंडक्टर में, और वो कितना टाइम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 10⁻⁻4 सेकेंड यहाँ से यहाँ जाने के लिए। ठीक है, इतना टाइम लिया। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। हमें करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है करंट फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो करंट इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, अब आप देख रहे हो Q तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा N/E/T। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 × अब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की वैल्यू तो हमें पता है दैट E = 1.6 × 10⁻⁻19 विद नेगेटिव साइन, ये तो सबको पता होता है। ठीक है, फिलहाल हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो आपने क्या करना है, n की जगह पे तो हम n की वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 10⁵ इंटू ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19 और टाइम आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻4। तो अगर इसको मैं सारा सॉल्व करूँ, आप खुद अगर सॉल्व करो तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.2 × 10⁻−10 एम्पियर। ठीक है, अब बात आ रही है उसकी डायरेक्शन की। ये तो आ गया हमारे पास करंट का मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात आ रही है तो सोचने वाली बात है कि कहीं कुछ दिया नहीं तो हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर लें। बहुत कुछ दिया है, बस ध्यान देना है। तो दिया क्या उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स, यही हमारे लिए इनफ है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इस तरफ, तो करंट का फ्लो क्या होगा अभी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम बी टू ए।